नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी मुद्दे थमाती जा रही है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने नया विवाद खड़ा करते हुए भारत में विरासत टैक्स की वकालत कर दी है, जिसके बाद पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत कर लगता है, वहां अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति होती है तो मरने के बाद उसके वारिसों को महज 45% हिस्सा ही मिलता है, बाकी 55% सरकार जब्त कर लेती है। ये कानून मुझे अच्छा लगता है। भारत में ऐसा नहीं होता, इसलिए लोगों को ऐसे मुद्दों पर बहस करनी होगी। सैम पित्रोदा का ये बयान आते ही बीजेपी भड़क गई। पीएम मोदी ने इसे कांग्रेस की साजिश बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब विरासत पर टैक्स लगाएगी, यानी कि माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर भी टैक्स लगाया जाएगा। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे आपसे छीन लेगा। पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस फौरन बचाव की मुद्रा में आ गई। कांग्रेस ने पहले तो इसे सैम पित्रोदा का निजी बयान बताते हुए इससे किनारा कर लिया और फिर खुद पित्रोदा ने सफाई दी कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन इस बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, उससे होने वाले सियासी नुकसान का कांग्रेस को अंदाजा जरूर हो गया होगा। दरअसल अमेरिका और यूरोप के कई देशों की तरह भारत में भी 1985 से पहले विरासत कानून लागू था, जिससे होने वाली मुश्किलों को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया। इस चुनाव में जाति जनगणना से लेकर आय के समान वितरण की बात कर रहे हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा के इस बयान से लोगों की चिंता लाजमी है। इसलिए आज शुद्ध सियासत में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस अपने वादे पूरे करने के लिए विरासत टैक्स लाने वाली है? क्या विरासत टैक्स चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस ने एक और सेल्फ गोल कर लिया है? तो ये तमाम सारे सवालों के साथ अपनी इस चर्चा को शुरू करेंगे हम, और हमारे साथ जो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं उनमें से कांग्रेस की तरफ से हिमांशु कुमार जी होंगे और बीजेपी की तरफ से रत्नेश मिश्रा जी। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आशुतोष अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या विरासत टैक्स चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है? कांग्रेस प्रवक्ता हिमांशु कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, पीएम मोदी की बात को सैम पित्रोदा जी ने और पुष्ट कर दिया है। आपके नेता आपके लिए ही मुसीबत बनते जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी बातों को घुमा फिरा करके जनता का ध्यान भ्रमित करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जनता उनसे 10 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब किताब नहीं दे। वह चाहते हैं कि इस देश में जो बेरोजगारी आज चरम स्तर पर है 45 वर्षों में, उसका सवाल कोई नहीं पूछे। वह चाहते हैं कि महिलाओं के साथ जो लगातार दुष्कर्म हुआ उस पर कोई सवाल नहीं पूछे। वह चाहते हैं कि देश के किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ और 720 किसानों की शहादत हो गई उस पर उनसे कोई सवाल नहीं करे। वह चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा लगातार और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार महिलाओं का यौन शोषण और उत्पीड़न होता रहा, उस पर कोई सवाल नहीं पूछे। ये सारी समस्याएं हैं और इन पर सवाल नहीं पूछने के कारण वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयानों को तरजीह दे रहे हैं। असल में सैम पित्रोदा जी का जो बयान आया था उस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि यह उनका निजी विचार हो सकता है, कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं। हमने जो न्याय पत्र 2024 का जो जारी किया है उसमें भी इस तरह की बातें नहीं है। फिर इस तरह के भ्रामक प्रचार करना और सैम पित्रोदा जी के द्वारा स्वयं एक टीवी चैनल पर यह कह देने के बाद कि यह उनका निजी विचार है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी को करना कहीं से शोभा नहीं देता है। वह देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। हिमांशु जी,
धुआं वहीं उठता है धुआं वहीं उठता है जहां इस आग लगती है। तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं तो बातें हुई पिछले 3 दिनों से। पहले प्रॉपर्टी का मुद्दा आया, फिर आरक्षण का मुद्दा आया, और ये सारी चीजें कांग्रेस की तरफ से बोली गई हैं। अब उसको किस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है एक अलग बात है, इस पर जरूर चर्चा होनी है और इसी पर चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें बोली गई हैं, प्रॉपर्टी को लेकर बोला गया है। मैं बयान भी आपको याद दिलाऊंगा, मुझे 8 अप्रैल का दिन याद है जिसमें राहुल गांधी ने बोला था कि वेल्थ सर्वे कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, इस तरीके की बातें बोली गई हैं, तभी ये चर्चा हुई है। आरक्षण को लेकर बोली गई हैं सारी चीजें। और सैम पित्रोदा जी कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं में हैं, राजीव गांधी के खास दोस्त हैं, और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी घेराबंदी तो होगी ही होगी। हिमांशु जी देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी की जो जिन बातों का आप चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के बयान को फिर से सुनिए। हम उस स्टेट पर भी कहें, हमने ये कहा था, हमारे घोषणा पत्र नए पत्र में ये है कि आर्थिक और जातीय जनगणना कराया जाएगा। इसके लिए आज भी हम कह रहे हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। इस देश में आर्थिक और जातीय जनगणना कराना क्या अनुचित है? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस देश में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उसकी आर्थिक और सामाजिक दिशा में उन्नति हो, उसमें सुधार हो? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है? यदि हम बात कर रहे हैं तो उनको कहना चाहिए। यदि हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इनको आपत्ति है तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने तो इसके बारे में चर्चा किया था, उन्होंने इस तरह की बातें तो नहीं की थी जो सैम पित्रोदा जी ने कहा है। और सैम पित्रोदा जी के द्वारा सफाई दे देना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप हमारे साथ बने रहिए। रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, जयराम रमेश ने कह दिया सैम पित्रोदा का यह निजी विचार है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। पीएम मोदी चुनाव अभियान में ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। देखिए आलोक जी, आपको और देश के सभी मतदाताओं को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय सीताराम। देखिए, जहां तक बात सैम पित्रोदा की है तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जब उलूल जुलूल बयानबाजी कर देते हैं और उस बयानबाजी से जब उनकी मानसिकता निकल के आती है तो कांग्रेस पार्टी हर बार कहती है कि वो उनका निजी विचार है। चाहे वो दिग्विजय सिंह बोलते हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर बोलते हो, चाहे वो सैम पित्रोदा की बात हो। अब अगर सैम पित्रोदा के इस बयान को देखें तो मैं ये मानता हूं आलोक जी कि सैम पित्रोदा का ये बयान जो है, ये साम्यवादी विचारधारा का वो स्वरूप है जो भारत को विभाजित करने के आइडियोलॉजी से चल रहा है। और ये बात कोई पहली बार नहीं आई। राहुल गांधी जी ने अपनी एक सभा में कहा कि वो देश का एक्सरे करवाएंगे। अरे भैया, कौन सा एक्सरे करवाएंगे? गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए जो राशन दिया जा रहा है उसका एक्सरे करवाएंगे, कि जो किसानों को जो 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि दी जा रही है उसका एक्सरे करवाएंगे, या जो किसानों को उनकी जो एमएसपी में जो बढ़ा के कभी 2014 में आप 1,400 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का दे रहे थे, आज हम 2,400 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं, तो जो 1,000 ज्यादा दिया जा रहा है उसका आप एक्सरे करवाएंगे। तीसरा मुद्दा जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं के न्याय की बात, किसानों के न्याय की बात, तो ये बातें तो बड़ी अच्छी की इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी असम युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी अंकिता, उन्होंने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवी श्रीनिवास के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था। उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। अंकिता लोखंडे को आपने क्यों न्याय नहीं दिलाया? क्या वो महिला नहीं थी? दूसरी बात, इन्होंने किसानों की बात किया लोग जी, इन्हीं की गठबंधन की पार्टी की सरकार। रत्नेश जी हम लोग विषय पर आए। रत्नेश जी आपको रोकना चाहूंगा, हिमांशु जी के पास फिर जाऊंगा। रत्नेश जी आपको रोकना चाहूंगा, हिमांशु जी के पास फिर जाऊंगा। हिमांशु जी, मुझे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी के बयानों पर। 8 अप्रैल को उनका वो बयान आया था। हिमांशु जी, 8 अप्रैल को उन्होंने बयान दिया था और ये कहा था कि मुझे लगता है कि उन्होंने राहुल गांधी का बयान मैं आपको सुना रहा हूं कि 33 साल बाद हमें इकोनॉमिक पॉलिसी का सर्वे करना होगा, नया सेट चाहिए होगा और कांग्रेस सत्ता में आती है तो इकोनॉमिक सर्वे कराएगी। ये बात राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को बोली हुई है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उनका वो बयान भी सुना था। हिमांशु जी, इसीलिए तो सारी चीजें निकल कर आ रही ना। यही तो बात है, मैं इसे डिनाई कहां कर रहा हूं। हमने आर्थिक और सामाजिक जनगणना की बात की है, राहुल गांधी जी ने इसके बारे में कहा है, और उन्होंने तो इससे पहले भी कहा था और ये हमारे नए पत्र में है, घोषणा पत्र में है, जिनमें उन्होंने चर्चा करके कहा था कि जो यहाँ पिछड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं
उनकी जो है उनका सर्वे होना चाहिए और उनके लिए योजना बननी चाहिए कि किस तरह से उनको आर्थिक रूप से आगे लाया जा सकता है, समाज के मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सकता है। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? इसको तोड़ मरोड़ के देखना कहीं से उचित नहीं है। आज से तो नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, हमको लगता है कि कम से कम 6 महीने पीछे से बोल रहे हैं। आप देख लीजिए उनका बयान उठा। दूसरी बात सुन लीजिए हिमांशु जी, दूसरी बात अगली बार। अभी हम आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। हिमांशु जी, दूसरी बात आपसे अगली बार करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आशुतोष जी, लोकसभा चुनाव के बीच जो विरासत टैक्स की बातचीत शुरू हुई है, उससे दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। कांग्रेस के नेताओं के बिगड़े बयानों ने एक और झटका इंडी गठबंधन और कांग्रेस को दे दिया है। सैम पित्रोदा ने जो झटका दिया है वो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, चूंकि चुनाव का दूसरा चरण 2 दिन बाद है? मैं सुन रहा था इन दोनों लोगों को, हिमांशु जी को भी सुन रहा था, और जो दूसरे सज्जन हैं, उनका नाम क्लियर नहीं हो पाया था उनको। मुझे जहां तक लग रहा है एंकर जो बोल रहे हैं आलोक जी हैं, आपका नाम नहीं क्लियर था। आलोक जी, सबसे बड़ी चीज यह है कि जो बयान आया है, चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो या भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नेता जो बीच बीच में बयान देते हैं और उनका बयान का असर बहुत पड़ता है। जब सैम पित्रोदा जी का जो भारत के विकास में योगदान है उसको तो नहीं नकारा जा सकता। 55 साल का उनका लगातार काम करने का एक वो है पूरा। लेकिन जब वो बयान देते हैं तो वो बयान कुछ न कुछ ऐसा जरूर दे देते हैं जिससे केवल कांग्रेस की बात नहीं की जाए, देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज, चुनौती बनकर के आ जाती है। अगर आप देखें 2019 का जब मामला हुआ था, पुलवामा का अटैक हुआ, उस समय उन्होंने कहा पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं। इस तरीके के हमले मुंबई में भी हुए, इस तरीके के हमले अगर पुलवामा में भी वहां पर अटैक हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मुट्ठी भर लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को सवालों के घेरे में खड़ा कर देना कोई बड़ी बात नहीं। एक बयान आया। एक दूसरा बयान उन्होंने दिया था जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनको लेकर के। उन्होंने कहा था, उस समय भी कहा था कि मध्यम वर्ग के लोग जो है वो स्वार्थी हैं, उनको इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तीसरा, उन्होंने इसी तरीका का जून 2023 में बयान दिया था। उन्होंने रोजगार की समस्या को लेकर के भी सवाल उठाया था। तो सैम पित्रोदा जी कभी कभी कुछ इस तरीके का बोल भी देते हैं। और जो आज का बयान है, मैं आज के बयान के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है कि अमेरिका में लगता है, तो मुझे जहां तक लग रहा है या तो जो पढ़ा नहीं गया पूरा उस तरीके से, जो विरासत टैक्स है उसके बारे में उसकी गहराई से जानना चाहिए। अमेरिका बहुत बड़ा देश है और उस देश के केवल 5 राज्यों में ही विरासत टैक्स लगा हुआ है। लेकिन उस विरासत टैक्स में सबसे बड़ी खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी मौत हो जाती है उसके बाद में अगर वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का दान अपने परिजनों के ही, पत्नी, बेटा, भाई, बहन या परिवार के किसी भी सदस्य के बीच में अगर बांटना चाहता है, आशुतोष जी, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में तालमेल की कमी है? देखिए, बहुत बड़ी तालमेल की कमी है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक बयान देखा था, सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से हमला बोला और उसमें निशाना उन्होंने स्मृति ईरानी को लिया। उसके बाद में एक बयान, उसके बाद बैकआउट भी हो गई थी। बैकआउट हो गई। उसके बाद रणजीत सुरजेवाला का आता है, वो इतना भयानक बयान देते हैं कि महिला की अस्मिता के ऊपर सवाल उठा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी के पास जाएंगे। रत्नेश जी, आशुतोष जी आपके पास आऊंगा। रत्नेश जी से एक सवाल ले लेता हूं। रत्नेश जी, खड़गे जी कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए पीएम मोदी ये खेल खेल रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस कुछ ना कुछ तो बचाव में बोलेगी ही, क्योंकि उनकी असलियत देश की जनता के सामने आ गई है। और खड़गे जी की बातें क्या करें, उनको तो मैं दिल्ली की रैली में सुन रहा था आलोक जी, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी के शरीर पे टुकड़े टुकड़े हो गए। राहुल जी उनके बगल में जिंदा बैठे हुए थे, राहुल जी ने सीने पे गोलियां खा ली। तो ऐसे लोग जिनको एक ही पता कि इसके लिए क्या बोल रहा है, तो खड़गे जी की बात पे क्या कहा जाए। हाँ, अगर खड़गे जी ऐसा कुछ कह रहे हैं तो हमें लगता है कि खड़गे जी या तो फिर खड़गे जी ये मान रहे हैं कि सैम पित्रोदा का बयान पार्टी का बयान है, या फिर जयराम रमेश झूठ बोल रहे हैं, या तो खड़गे जी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर बोलता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी रिएक्ट करेगा जब पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट हो। और अगर पार्टी का कम्युनिकेशन का हेड कह रहा है कि भैया ये उनका निजी विचार है, तो फिर भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर क्यों बोल रहा है? ये तो जो आपने अभी बात की ना कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, वहां कम्युनिकेशन ही नहीं है आलोक जी। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन को लेकर हिमांशु जी से भी सवाल ले लेता हूं। हिमांशु जी। आलोक जी, मेरा एक सवाल और है। मेरा एक सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी सामाजिक और आर्थिक जनगणना की बात की।
मैं सहमत हूँ, कराइए, बिल्कुल कराइए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आपका जो इंडिया गठबंधन है उसमें दो दल हैं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी। और आपको पता है आलोक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता शायद भूल गए होंगे कि ये वही दो दल हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण दे रही थी, तो इन दलों ने उसका दोनों सदनों में विरोध किया था और बाइकॉट किया था सदन से। जी बिल्कुल, तो ऐसे बिल्कुल। लोगों के आपकी साथ बात का बैठकर- जवाब लूंगा। ऐसे लोगों के साथ बैठकर आप ये झूठी बातें करते हैं। रत्नेश जी आपकी बात का जवाब हिमांशु जी से लूंगा, लेकिन हिमांशु जी से एक सवाल मेरा भी उस पर जोड़ लेता हूं। पीएम मोदी ने आज ये भी कहा, जीवन के जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, आज आपने भी सुना होगा, उनके कहने का तात्पर्य यह था कि कांग्रेस जिंदगी के साथ भी, जिंदगी अगर रही तो टैक्स इतना लगाएगी, आपको उसमें घेर देगी, इसके अलावा जिंदगी नहीं रही तो आपकी जो संपत्ति है वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, सरकार ले जाएगी। ये प्रधानमंत्री ने आज एक बयान दिया और आपको तमाम सारे संज्ञाओं से नवाजा है, आपको वो सारी चीजें आपने सुनी होगी, मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोलूंगा। जी देखिए, सबसे पहले तो आप बात हमें पूरी करने दीजिए। भाजपा के लोगों को आपने समय दिया तो हमारे, अब उनका जवाब कम से कम हमको देने दीजिए। जी मैं एक एक बात का जवाब देता हूँ। आप ऐसा अन्याय और अत्याचार मत कीजिए कांग्रेस के ऊपर। दूध दही आटा खाने पीने की चीजों पर किसने टैक्स है, हिमांशु जी आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, हिमांशु जी से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। मैं आशुतोष जी के पास जाता हूं। आशुतोष जी, सैम पित्रोदा जी के तमाम सारे बयान आपने गिनाए। एक बयान वो बहुत दिलचस्प था जिसमें उन्होंने ये बताया कि राजीव गांधी के साथ वो किसी कार्यक्रम में गए थे और वहाँ पर ग्रामीण इलाकों के 5000 लोगों ने राजीव गांधी से हाथ मिलाए तो राजीव गांधी के हाथ में खून आ गया था और वो सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे। इसको लेकर भी कांग्रेस बड़ी असमंजस की स्थिति में दिखी थी। आशुतोष जी, उसमें एक उन्होंने बयान और दिया था, आपको ध्यान होगा लोग जी, उन्होंने कहा था कि 1984 में दंगे हुए तो हुए, क्या फर्क पड़ता है। आप समझिए 84 का हाँ मुझे याद है, बहुत सारे बयान है उनके, राम मंदिर को लेकर बहुत सारे बयान है, बहुत सारे बयान है। जी, और सबसे बड़ी चीज है जो कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में हो सकता है आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी जब उनके बयानों को ले जाते हैं और सियासत करते हैं तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि भाई आप लोग सियासत का मौका किसी को क्यों दे देते हैं। अब जब भी चुनाव होता है, जब भी माहौल कई मुद्दों पर आधारित पर बात होती है, आपकी पार्टी की ओर से कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा सिलूफा लेकर के जरूर आ जाता है जिससे न केवल विपक्ष उसको ले जाता है और ले उड़ता है, बल्कि आपकी पार्टी के नेता ही खुद सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। आप कितनी लगातार मेहनत करते रहते हैं चुनाव को लेकर। आप बात करते हैं अभी 2023 में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उस चुनाव में आपके इंडिया गठबंधन के ही नेताओं ने सनातन का मुद्दा उठा दिया, हिंदू धर्म को एड्स से जोड़ दिया, कितनी भयानक बातें कही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में आकर के शुरुआत की, वहां बोले, और बाद में आपने क्या किया, आपने उनको मौका दिया और उन्होंने उसी मौके को लेकर के आपके ऊपर सियासी वार छोड़ना शुरू कर दिया। आप जहां पर अटैकिंग मुद्रा में आ रहे थे सरकार के ऊपर, लेकिन आपको उनके ऊपर अटैक छोड़ करके अपने आप को उनके सियासी जो बात है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो या फिर राजनाथ सिंह के हो, अमित शाह के हो, भाजपा के किसी भी नेता को हो या एनडीए गठबंधन के घटक दलों के हो, आप लोगों ने क्या किया, आपने हल्का से सिरकुरी छोड़ी और उसके बाद में जब उनकी ओर से बाणों के शब्द बाणों की बौछार होती है तो आपके पास अपना सिर छिपाने की जगह नहीं रह जाती है और केवल आप सफाई देने में ही उसमें अपना समय जाया करते हैं। जी आशुतोष जी आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी, हिमांशु जी कई सवालों का जवाब लिए बैठे हैं, उनसे जवाब ले लेता हूं। हिमांशु जी, धन्यवाद आपका। देखिए, दूध दही आटा खाने पीने की चीजों पर किसने टैक्स लगाया? भारतीय जनता पार्टी। संक्षिप्त में बोलिएगा हिमांशु जी। सुनिए, क्या जी, संक्षिप्त में सारे जवाब दीजिएगा क्योंकि कई सारे सवाल हैं आपके पास। आज तो लीजिए ना, कृषि उपकरणों पर किसने टैक्स लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने का काम, गाड़ियों से रौंदने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहने का, शब्दों से नवाजने का काम किसने किया किसानों को? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि सनातन धर्म का इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपमान किया, मैं थोड़ा उसका भी जवाब देता हूँ। भाजपा के नेता ने माता जानकी को टेस्टू बेबी कहा था, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे पल्ला झाड़ रही है, उसका समर्थन कर रही है? थोड़ा मित्र बता देंगे। और बजरंगबली को दलित कहा था। इनके बंशीधर भगत, पूर्व मंत्री उत्तराखंड, बालिका दिवस के अवसर पर कहा था कि यदि
विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, और यदि धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ। इससे घृणित क्या बात हो सकती है? इनके ललन पासवान पूर्व विधायक हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। इसके बाद अभी गठबंधन में इनके नेता हैं बिहार में, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि राम से प्रतापी रावण था। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। सबसे ज्यादा सनातन धर्म का उपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और सबसे ज्यादा यदि हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम किसी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तीसरी बात, ये बलात्कार की बात कर रहे थे। अंकिता भंडारी को किसने बलात्कार किया था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। ब्रजभूषण सिंह कौन है जो 3 पार्लियामान बेटियों का बलात्कार किया? आपने देखा कितने दिनों तक धरने पर बैठी रही है हमारी पार्लियामान बेटियां, और उसको फिर से आपने टिकट देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। हिमांशु जी, सारी चीजें संक्षिप्त में। हाँ ठीक है जी जी आलोक जी, मैं जवाब दूं? हाँ जी, रत्नेश जी जवाब भी दे दीजिए। हिमांशु जी के जवाब देते चलिए, उसके बाद फिर आशुतोष जी के पास जाऊंगा। देखिए आलोक जी, अभी मुझे बड़ी लज्जा आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं दिख रहा है कि उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं कर्नाटका के, उनकी बच्ची को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया और इनकी सरकार अभी तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सोचिए कि इनकी पार्टी के नेता हैं, इनकी पार्टी की सरकार है, इनकी पार्टी से वो पार्षद हैं, कांग्रेस के मजबूत नेताओं ने अरे फिर आप बीच में कूद गए, फिर आप बीच में कूद गए। हिमांशु जी रत्नेश जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। हिमांशु जी एक एक कर बोलेंगे तो दोनों की बात समझ में आएगी। जी रत्नेश जी आप अपनी बात खत्म करिए, फिर हिमांशु जी के पास उनका छोटा सा जवाब लूंगा और आशुतोष जी के पास जाऊंगा। देखिए आलोक जी, मैं क्या कहूँ, ये कांग्रेस वालों की बड़ी दिक्कत है। ये पार्टी के अंदर सुनते नहीं और टीवी डिबेट में बोलने नहीं देते, बीच में कूद जाएंगे। मैंने उनकी पूरी बात सुनी, मैं बीच में नहीं कूदा, क्योंकि मैं जब बीच में कूदूंगा तो आशुतोष जी आप बोल नहीं पाएंगे, तो मेरे बीच में मत कूदिए। आप आ जाते हैं, मैंने कहा कि इन्हीं की पार्टी के पार्षद, फिर आप कूदने लगे, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। अब मुझे पता है कांग्रेस की नस दब जाती है तो बिलबिलाते हैं, लेकिन शांत रहिए, अपनी बारी आने पे चिल्लाइएगा जितना बोलना होगा। अब आगे देखिए, मैंने इनकी पार्टी की सरकार है कर्नाटका में, इनकी पार्टी के मजबूत नेता है, उनकी बेटी को काट के टुकड़ों में फेंक दिया गया। उनकी बेटी की एफआईआर नहीं दर्ज हुई है कर्नाटका में। ये किस मुंह से महिलाओं और बच्चों की हित की बात करते हैं? जहां पर आपकी सरकार है वहां की घटना पूरे देश में घूम रही है, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? दूसरी बात, मैं एक चीज से बड़ा अचंभित हूं कि सैम पित्रोदा के बयान पर तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर दिया कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश ने, लेकिन जब डीएमके के नेता का सनातन के विरोध में बयान आया, इनका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया वहां से। प्रियांक खड़गे का जब सनातन के विरोध में बयान आया, इनका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया वहां से। तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो इनके साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी, उनके नेता जब लगातार रामचरितमानस पर सवाल उठाते थे, तब इनका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आता था। ये बताता है कि आपका जो चरित्र है, जो आपका रवैया है, वो सनातन विरोधी है, जिसे देश का 80% जो सनातन धर्म को मानने वाला वर्ग है वो पहचान चुका है। आपको अपना अस्तित्व बचाना है तो सनातन की सर्वोच्चता को स्वीकार करना होगा। अगर आप सनातन के विरुद्ध बोलेंगे तो इस देश का मतदाता आपको शून्य पर पहुंचाने का काम करेगा। आप रत्नेश जी आशुतोष जी के पास जाऊंगा, चरित्र को पवित्र कीजिए, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाइए। हमारा जो एजेंडा था हमने उस पर काम किया है। हमने राम मंदिर बनाया, हमने 370 हटाया, हमने ट्रिपल तलाक हटाया, ये हमने 3 काम किए। आगे हमारा एजेंडा है। बिल्कुल रत्नेश जी आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी का वक्त है। आशुतोष जी और कॉमन सिविल मेरे सवाल का संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त भी कम है। आशुतोष जी, सैम पित्रोदा जी बोले कि हमारे बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, बीजेपी ने उनके बयान को ठीक से समझा नहीं। हो सकता है आशुतोष जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने समझा हो, मुझे भी समझाइएगा, दर्शकों को भी समझाइएगा कि कहना क्या चाहते थे और बीजेपी क्या समझ गई। राहुल गांधी आज एक प्रोग्राम में थे जवाहर भवन में, वहां पर भी उन्होंने ये कहा कि मैंने इस तरीके के कोई बयान नहीं दिए और पूरी कांग्रेस बैकफुट पे दिख रही है। कांग्रेस को क्या एहसास हो गया है कि इस तरीके के बयान उनको नुकसान कर सकते हैं? देखिए आलोक जी, जब सैम पित्रोदा जी का जो बयान है, उसको बयान को सीधे सीधे इस परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहिए कि आपने देखा होगा अक्सर जो कांग्रेस के नेता हैं वो 2-3 लोगों को लगातार निशाने पर रखते हैं।
वो अडानी पर जबरदस्त निशाना बनाते हैं, वो अंबानी को निशाना बनाते हैं, वो बाकी के 2-4 से और जो बड़े देश के उद्योगपति हैं उनको निशाना बनाते हैं। इसमें सैम पित्रोदा जी का जो है आशय यही रहा होगा कि जो हमारे यहाँ लोग अमीर है वो अमीर होते चले जा रहे हैं और सरकार का उनके ऊपर पूरा हाथ है, क्यों ना यहाँ पर अमेरिका जैसी व्यवस्था कर दी जाए जिसमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके बाद में विरासत टैक्स के रूप में उन्होंने 55% बता दिया कि हिस्सा सरकार के पास चला जाता है, जबकि ऐसा मैंने पहले भी कहा नहीं है। सरकार के पास में हिस्सा तब पहुंचता है, वो भी टैक्स है 4%, 10%, 11% उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। वो टैक्स उन्होंने उस पर आशुतोष जी, वक्त कम है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले कांग्रेस ने एक और सेल्फ गोल किया है। कांग्रेस नेताओं की ओर से की जा रही लगातार बयानबाजी से पार्टी और इंडी गठबंधन दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी और पीएम मोदी जो ऐसे मौकों को भुनाने में माहिर है, उनके लिए इंडी गठबंधन को घेरना आसान होता जा रहा है। जनता के मन में क्या है, ये 4 जून को पता चलेगा। आप तीनों हमारे साथ शामिल है, हमारी चर्चा में हमारे तमाम सारे सवालों का जवाब दिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए TV27 न्यूज।